सच में कितना अजीब है ना कि हम टीवी में जब डिबेट सुनते हैं तो हमें लगता है कि हमारी सभ्यता कितनी प्राचीन और महान थी, लेकिन कभी इस पे गौर नहीं करते कि इतनी महान सभ्यता आखिर विलुप्त क्यों हो गई। एक यात्रा के दौरान हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो प्राचीन भारतीय इतिहास को लेकर, प्राचीन भारतीय संस्कृति को लेकर के काफ़ी संकीर्ण मानसिकता से ग्रसित लगे। हमने सोचा क्यों ना ज्ञान देने की इस मौके को भुनाया जाए। फिर क्या था, हमने उन्हें भारत के गौरवमयी इतिहास को याद दिलाने की कोशिश की। उन्हें बताना शुरू किया कि प्राचीन काल में हम सनातनी लोग कितने ज्ञानी और पराक्रमी थे। हमारे यहाँ नालंदा और तक्षशिला जैसे ज्ञान के प्रमुख केंद्र हुए। आर्यभट्ट और बराहमिहिर जैसे महान खगोल शास्त्री हुए। इसी आर्यभट्ट ने केपलर के खोज से हजारों वर्ष पहले यह बता दिया था कि पृथ्वी अपने ध्रुव पर चारों ओर घूम रही है। इसी धरती ने धन्वंतरी और महर्षि चरक जैसे चिकित्सकों को जन्म दिया। चाणक्य की कूटनीति ने कैसे एक गली में खेलते हुए लड़के को भारतवर्ष का सम्राट बना दिया। कालिदास की कालजयी रचनाओं ने पूरे दुनिया में ख्याति पा रही है, और स्थापत्य कला में तो हमारा कोई सानी है ही नहीं। हमारे यहाँ द्रविड़ शैली के राजराजेश्वर का मंदिर, मदुरै की मीनाक्षी मंदिर, लिंगराज मंदिर या फिर खजुराहो का कांदारिया मंदिर आज भी पर्यटकों के केंद्र बने हुए हैं। इतना ही नहीं, उन मंदिरों पर की गई नक्काशियाँ और स्थापत्य कला की बारीकियाँ आज भी विदेशियों के लिए एक रिसर्च का सेंटर बना हुआ है कि आखिर कैसे इतनी विशिष्टता, इतनी विशेषज्ञता के साथ हजारों वर्ष पहले उन मंदिरों को बनाया गया होगा। आपने सारनाथ का लौह स्तंभ तो सुना ही होगा, जो कि आज भी जंग मुक्त है। आखिर कैसे भारतीय लोगों ने हजारों वर्ष पहले यह पता लगा लिया था कि किन तत्वों के संयोग से लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। इसी भारत की धरती ने सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त जैसे महान चक्रवर्ती राजाओं का जन्म दिया। अशोक का विस्तार तो कर्नाटक से लेकर के आज के ईरान तक के था। दोस्तों, मैं आगे की और गिनती गिनाता ही कि उन्होंने बड़े तपाक से कहा कि भाई, जब आपकी इतनी समृद्ध और प्राचीन विरासत थी तो फिर इसे संजो कर क्यों नहीं रखा। उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर भी बात कीजिए कि आखिर क्यों इस महान विरासत का अंत हो गया। कभी इस पे भी बात कीजिए कि इस सभ्यता और संस्कृति के महान विरासत धूमिल पड़ा, इसके पीछे कौन से कारक जिम्मेदार हैं। कभी बात कीजिए इस पे। दोस्तों, मैं तो उनके इन प्रश्नों के आगे एकदम मौन था। उन्होंने आगे कहा कि कभी आपने गौर किया कि इतने चक्रवर्ती राजाओं के बावजूद भी भारत की ये धरती या भारत के ये लोग सैकड़ों वर्ष मुसलमानों और अंग्रेजों के गुलामी सहने के लिए क्यों विवश हुए। मैं फिर भी चुप था। मैंने कहा, आप ही बता दो। दोस्तों, मेरा खैर, उन्होंने कहा कि हमारी दुर्गति का या भारत के लोगों की दुर्गति का एक बहुत बड़ा वजह कुछ लोगों द्वारा, कुछ वर्गों द्वारा स्थापित वर्ण व्यवस्था थी। इसी वर्ण व्यवस्था ने यह तय किया कि किस वर्ग के लोग क्या काम करेंगे। उनका कहना यह भी था कि वर्ण व्यवस्था में को लोगों ने इसलिए बनाया ताकि वो अपनी सर्वोच्चता को बनाए रखें। उन्होंने वर्ण व्यवस्था को दोष देते हुए यह भी कहा कि इसी व्यवस्था ने यह तय किया कि शासन करने वाले कुछ लोग ही होंगे और बाकी जो लोग होंगे वो युद्ध कला से दूर रहेंगे। ऐसा इसलिए किया गया ताकि उनकी इस व्यवस्था को कोई चुनौती ना दे सके। परिणाम क्या हुआ, हम एक के बाद एक कई विदेशी आक्रमणकारियों का सामना करते रहे। विदेशी हमारे यहाँ आते गए, लूट करके करोड़ों अरबों की संपत्ति ले गए और हम कुछ ना कर सके। वजह क्या थी? वजह साफ है, हमारा समाज कई वर्गों में डिवाइड था। समाज के एक बड़े तबके को युद्ध कौशल सीखने से महरूम रखा गया, दूर रखा गया। उनको कभी तलवार उठाने लायक नहीं समझा गया।
परिणाम तो आने ही थे। उन्होंने यह भी कहा कि वर्णा व्यवस्था की मानसिकता ने ही यह तय किया कि व्यापार पर सिर्फ वैश्यों का अधिकार रहेगा। अर्थात उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से यह कहा या अप्रत्यक्ष रूप से यह स्थापित किया कि कुछ काम निम्न दर्जे के हैं जिसे शूद्र कर रहे हैं, और कुछ काम उच्च दर्जे के हैं जिन्हें ब्राह्मण और क्षत्रिय निभा रहे। इतना ही नहीं, इस व्यवस्था ने जानबूझकर समाज के एक बड़े तबके को शिक्षा से दूर रखा ताकि अपनी व्यवस्था में कोई सेंध न लगा सके। स्त्रियों को अंधकार में रखने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह इन्हीं की रचनाएं और इन्हीं के द्वारा स्थापित व्यवस्था थी। दोस्तों, हमारी मुलाकात का यह सिलसिला लंबा चला। उनके इस तर्क ने न सिर्फ मुझे बल्कि आसपास के लोगों को भी सकते में डाल दिया था। सच में कितना अजीब है ना कि हम टीवी में जब डिबेट सुनते हैं तो हमें लगता है कि हमारी सभ्यता कितनी प्राचीन और महान थी, लेकिन कभी इस पर गौर नहीं करते कि इतनी महान सभ्यता आखिर विलुप्त क्यों हो गई। आखिर इस प्राचीन सभ्यता के या प्राचीन सभ्यता की संस्कृति अगर धूमिल हुई तो इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए। हम कभी जिम्मेदारियों पे बात नहीं करते, कभी इतिहास से सीखने की बात नहीं करते। आज देखिए ना, सामाजिक विभेद कितने बढ़ गए हैं। सामाजिक विभेद का खामियाजा ये है कि हिंदू धर्म से बड़े पैमाने पे ईसाइयों और मुसलमानों में पलायन हो रहा है, जिसे हम धर्मांतरण की संज्ञा देते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कभी हमने इस पे बात करने की जहमत नहीं उठाई, हम कभी इसके कारणों पे नहीं गए। अभी हाल ही में एक यूपी सरकार कानून लेकर के आई कि धर्म परिवर्तन हमारे यहाँ प्रतिबंध है, लेकिन क्या समाज में यह डिबेट नहीं होना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? एक रिसर्च में पाया गया कि धर्मांतरण के पीछे एक बहुत बड़ा वजह यह है कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के साथ इस समाज में भेदभाव का व्यवहार किया जाता है। इतना ही नहीं, राज्य के नौकरियों में उनकी भागीदारी न्यूनतम है। कहने को तो आरक्षण प्राप्त है, लेकिन आंकड़े हमें जो सच्चाई बयां करते हैं वो कुछ और ही है। खैर,